अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम बच्चों बात कर रहे थे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। इसके हम लोगों ने आइंस्टाइन की फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इक्वेशन लिख ली थी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो इक्वल टू होगी एच एफ, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, और माइनस वर्क फंक्शन है। इसका हम लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था और हम लोगों ने ये वाले आइडियाज़ भी देख लिए थे कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी, एफ किसकी फ्रिक्वेंसी है? इंसिडेंट लाइट की ना, कि अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो जाए, तो इस वक्त जो एमिशन स्टार्ट हो जाएगी उस एमिशन को हम कौन सी कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एमिशन ही कहेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इंस्टेंटेनियस एमिशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस एमिशन के लिए ज़रूरी है इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस एमिशन इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन टाइम होगा ना वो लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकंड्स होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की इंस्टेंटेनियस एमिशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे होंगे वो लेस देन 10⁻⁹ सेकंड में एमिट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी लेस हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी लेस हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तो फिर कोई एमिशन पॉसिबल नहीं है। एमिशन पॉसिबल ना होने का मतलब है फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एमिट नहीं होगा। ये चंद बातें हम लोगों ने की थी। और अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से देखें तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी किसकी? इंसिडेंट लाइट की। जितनी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगी। और ये बात आप लोगों ने कल ग्राफ में भी देख ली थी कि वाकई ऐसा हो रहा था कि इन दोनों का आपस में कौन सा डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये बात तो अंडरस्टूड है, ये डायरेक्ट रिलेशन कब होल्ड करेगा? जब एफ जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? एफ नॉट होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बस छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये कोई भी जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही हो। तो अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट हो जाए तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन है वो पॉसिबल अगर ही नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये लास्ट टाइम छोटी छोटी बातें हम लोगों ने कर ली थी, आज इससे आगे शुरू करते हैं। एक और छोटी चीज़ देखें, हमें ये चीज़ तो पता है ना कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? एच एफ नॉट लिख सकते हैं ना, यानी फाइव वर्क फंक्शन होता है। और लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि जो फाइव होता है इसको हम एच एफ नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी को आपको याद है कि हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। यानी जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो दैट फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब अगर आप इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख दें तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये अब हमारी बुक में नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट में अगर वो थोड़ा सा चेंज करेगा तो ये चेंजेस लेकर आएगा ना। हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, वो वेवलेंथ की फॉर्म में लिख देगा। तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एच सी बाई लेमडा। ये तो इंसिडेंट लाइट का फीचर है ना, माइनस इसको हम लिख देंगे एच सी बाई लेमडा नाट हो जाएगा। लेमडा नाट आपको बता दिया था वो वेवलेंथ होती है जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका हमें नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। उसका वेवलेंथ साथ कौन सा इन्वर्स रिलेशन है? तो ये बात भी अपने पास नोट कर लेनी है। किसकी वेवलेंथ? इंसिडेंट लाइट की है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन। मतलब अगर हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ बढ़ाना शुरू कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ अगर डायरेक्ट है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो फिर वेवलेंथ के साथ इसका कौन सा होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा। वो तो आसान सी बात है। अब बच्चों असल में हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ प्लॉट हम लोगों ने करना है काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस 1 ओवर वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे वर्सेस कौन सा? 1 ओवर वेवलेंथ। इस ग्राफ पे थोड़ी सी बात करता हूँ मैं दोबारा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 ओवर वेवलेंथ को देखते हैं। दोबारा इक्वेशन लिखनी पड़ जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा नॉट हो जाएगा। अब जो इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये पता है ना ये क्या लिखा है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसकी जनरल इक्वेशन होती है। तो हम ग्राफ किस में प्लॉट करना चाह रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वर्सेस 1/λ के, वर्सेस 1/λ के। तो यहीं से बातें क्लियर हो जाती है कि आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ 1/λ के साथ बना रहे हैं, तो इसमें जो m का रोल फिर कौन प्ले करेगा, m का रोल इसमें कौन प्ले करेगा, एच सी रोल प्ले करेगा। m क्या होती है, स्लोप। m इस फार्मूले में कल भी बताया था मैंने, किसकी सिंबल होती है, स्लोप होती है। तो अगर हम जब काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस 1/λ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी जो स्लोप होगी वो फिर क्या होगी, एच सी उसकी स्लोप होगी, ठीक है। और ये जो सी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। इस सी को हम कहते हैं बच्चों क्या चीज़, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो एच सी बाई क्या होगा, लेमडा नॉट होगा। तो बहुत सारी बातें तो आपको यहीं से समझ आ जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था ना कि आप बेहतर ये कि इस इक्वेशन की मदद से ग्राफ को समझना सीख लें, तो फिर ये होगा ना कि आपके अच्छे अच्छे एमसीक्यू वैसे ही आपको याद रह जाते हैं। ग्राफ तो वही बनेगा, कंसेप्ट भी सारा वही होगा। इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हम प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन ये वाला एक्सेस हम किसका ले रहे हैं, 1/λ के लिए प्लॉट कर रहे हैं। और सपोज करते हैं कि 1/λ के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का 1/λ के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ कौन सी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो 1/λ का एक्सेस है, जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है ये वाला पॉइंट 1/, क्या होगा, लेमडा नॉट होगा। यानी इसके बाद जितनी 1/λ की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। गलती नहीं करनी, लेमडा के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन 1/λ के साथ तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और जितना 1/λ बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कौन सा जोन है, ये जोन कल भी बताया था फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में भी, नो एमिशन जोन है। मतलब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉन की एमिशन ही नहीं होगी फिर काइनेटिक एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट नहीं होगा। अब एमिशन को अगर मैं लेमडा की फॉर्म में वैसे लिखना चाहूँ, मैं दोनों तरह लिख सकता हूँ, लेमडा की फॉर्म में, 1/λ की फॉर्म में। एमिशन कब होगी, क्योंकि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में याद किया है, जब 1/λ ग्रेटर होगा किससे, 1/λ नॉट से। लेकिन यहाँ पर ये 1/λ नॉट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों इस जगह पर नो एमिशन जोन में, मैं इधर लिख सकता हूँ, जगह कम है मैं इधर लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये हो रहा है 1/λ नॉट ग्रेटर है किससे, 1/λ से। ऐसे ही है ना, आपके पास 1/λ नॉट जो है वो ग्रेटर हो रहा है किससे, ये आपके पास 1/λ ये वाला बनेगा ना, ये 1/λ की वैल्यूज होंगी। 1/λ नॉट इधर है, आगे है चल के, इस जगह पर 1/λ नॉट है ना, ये बाकी सारा ये तो क्या चल रहा है, 1/λ है ना। तो आपके पास 1/λ नॉट यहाँ ग्रेटर था इस जोन में 1/λ नॉट से, तो जिसकी वजह से कोई एमिशन नहीं हो रही। ये याद रखना हमारी बुक में, क्योंकि हम लोगों ने एमिशन को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वेवलेंथ की फॉर्म में लिखते। तो इस जोन में क्या हो रहा है, ये यूँ समझो ना, 1/λ नॉट ये लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू क्या है, 1/λ, ये भी 1/λ, ये भी 1/λ, ये भी 1/λ। तो इस जगह पर 1/λ कम है ना फिर किससे, 1/λ नॉट से, तो कोई एमिशन नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रही है, एमिशन जोन है। ये तो मैंने बता दिया था कि इस जगह पर एमिशन हो रही थी। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी अगेन 1/λ है ना सारी, तो यहाँ पर 1/λ ग्रेटर है किससे, 1/λ नॉट से। तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है कि अगर रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाए तब उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम इसको लेमडा की फॉर्म में लिख सें, अगर हम लेमडा की फॉर्म में लिखें तो इसको इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, लेमडा आपके पास जो नॉट होगा वो ग्रेटर होगा किससे, लेमडा से। ये भी एमिशन की कंडीशन है। ये तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये इधर चला गया। तो ये बच्चों याद रखना है, ये एमिशन की कंडीशन है, इस एमिशन की कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ लेमडा भी, और ये एमिशन की कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ 1/, कौन सा, लेमडा भी। बहुत आसान सी बात, ये ग्राफ माइंड में रखें तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। अदरवाइज भी आप ये छोटा सा कंसेप्ट याद रख सकते हैं, ये वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू है, 1/λ नॉट की वैल्यू है जहाँ से एमिशन क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया।
अच्छा, अब अगर आपसे पूछते बच्चों इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस कौन सा ग्राफ, 1/λ ग्राफ। इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या जरूरत है, हम दूसरे मेथड से चेक करते रहें, हम लोग अपने इस डायरेक्ट रूल से क्यों ना निकाल लें। इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप क्या बनती है, एच सी के बराबर होगी। तो बाई रूल अगर हम स्लोप निकाल लें तो इसकी स्लोप किसकी क्या बनती है, एच सी होगी। ये बात अब समझ आ गई ना। ये अगेन देख लें, ये जो एम के साथ कंपेयर करोगे ना, 1/λ तो एक्स हो गया ना, वेरिएबल हो गया, तो 1/λ तो निकल गया दरम्यान से, बाकी जो बच जाता है वो स्लोप होती है। और ये जो एच सी ओवर लेमडा नाट होगा ये क्या होगा, इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो ज़रा ग्राफ में देखें, इसी ग्राफ को अगर मैं यूँ पीछे एक्सटेंड करता हुआ हूँ, इधर डॉटेड अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये जो सारी चीज़ बनेगी, इस सारी चीज़ जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। जगह काम है लेकिन मैं लिख ही देता हूँ। ये जो सारी चीज़ है इसे हम कहते हैं बच्चों वाई इंटरसेप्ट। और इसकी जो वैल्यू बनती है वाई इंटरसेप्ट की, वो फाई है ना, असल में तो है तो वर्क फंक्शन ही ना, और थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लिखा हुआ है, एच सी बाई कौन सा हो जाएगा, लेमडा नाट हो जाएगा। इस ग्राफ में भी जो कल मैं बता रहा था ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगर आपसे पूछे इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो अगेन कल की तरह इस ग्राफ का भी बच्चों वाई इंटरसेप्ट जो बनेगा वो अपने पास वर्क फंक्शन ही होगा। और अगर उस तरह मैंने बताया था वैल्यूज़ गिवन होगी तो आप बता सकते हैं कि ये इसका वर्क फंक्शन बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, हमारी बुक में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। और अगर कभी वो बच्चों चेंज करेगा इंटरेस्ट में तो बस वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकेगा, ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो 1/λ की फॉर्म में लिख सकेगा। हमारी बुक में ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा की फॉर्म में लिख सकेगा, 1/λ की फॉर्म में लिखता है ग्राफ। और अगर वो स्लोप पूछ लेता है तो उस ग्राफ की स्लोप कल बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट होती है। इस ग्राफ की स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एच के साथ सी भी आ जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट साथ में पढ़ते हैं, वो है इंटेंसिटी का। आप सिर्फ ये याद रखें कि मॉडर्न फिजिक्स में, हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब जो होगा ना, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कहते हैं। आप यूँ समझ लें कि इंटेंसिटी का आई सिंबल इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। मतलब अगर हम कहते हैं ना हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ये होगा कि आप नंबर ऑफ क्या बढ़ा रहे हैं, फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्या लेते हैं, फोटॉन्स लेते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, उसके बाद मैं इन सारों के इकट्ठे फार्मूले एंड पे आपको लिख दूंगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं होता, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप लाइट के नंबर ऑफ क्या इंक्रीज कर रहे हैं, फोटॉन्स। तो मैंने अभी इसको लिंक करना है इंटेंसिटी को डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो एक छोटा सा कंसेप्ट पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पढ़ा देता हूँ ना, उसके बाद जो है हम लोग इस तरफ दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम स्टॉपिंग वोल्टेज भी कहते हैं और इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको ज़रा कंसेप्ट समझिए ये क्या चीज़ है। देखिए मैं चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए ना हम इस तरह की जो ट्यूब यूज़ करते हैं ना, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं उसके अंदर हम जो एनोड यूज़ करते हैं ना, वो इस तरह नीडल लाइक एनोड होता है। यानी ये आपके पास जो नीडल लाइक चीज़ आपको नज़र आ रही है वो क्या चीज़ है, एनोड है। और इसके बाद आगे हम ये जो कर्व सी सरफेस लगाते हैं ना, इस कर्व सी सरफेस को हम किसका नाम देते हैं, कैथोड का नाम दे रहे हैं। इसमें एक आपके पास एनोड है जो नीडल लाइक एनोड है, और उसके आगे जो कर्व सी सरफेस आपको नज़र आ रही है वो आपके पास क्या चीज़ है, कैथोड है। तो एक एनोड हो जाएगा और कर्व सी जो सरफेस है वो कैथोड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने चले एमीटर भी लगा दें, इस एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम नॉर्मली लगाते हैं, कैथोड के साथ नेगेटिव हो जाएगा और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें वेरिएबल रजिस्टर भी लगा सकते हैं, सर्किट का रेंस क्यों आता है, कोई जैसा मर्जी बना दे। अच्छा ये चीज़ होगी। अब ये जो कैथोड के ऊपर ना हम वो मेटल लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, यानी कैथोड के ऊपर हम लोग वो मेटल लगाते हैं विच एमिट इलेक्ट्रॉन्स। यानी यूँ समझने कि जो मेटल अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसका हम कह रहे होते हैं ये उस मेटल का वर्क फंक्शन है, हम कहते हैं मेटल का वर्क फंक्शन हम ले रहे हैं, तो जो मेटल अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको कैथोड पे रखा जाता है।
और कैथोड पे जो मेटल होती है उसका एक और नाम भी होता है, उसको फोटो एमिसिव मेटल भी कहते हैं। यानी कैथोड पे जो मेटल होगी उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, फोटो एमिसिव मेटल भी कहते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है। तो अगर पूछे ना फोटो एमिसिव मेटल को एनोड पे लगाएंगे कैथोड पे लगाएंगे, तो जो फोटो एमिसिव मेटल होगी उसको आप लोगों ने किस पे लगाना है, कैथोड पे कनेक्ट करेंगे, एनोड पे उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। बाकी बातें तो वही पुरानी है कि जब इसके ऊपर आप वो सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट क्या करेंगे, फॉल करेंगे, तो उस सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट से क्या मिट होंगे, इलेक्ट्रॉन मिट होंगे। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड है ना। तो जब लाइट आप लोगों ने फॉल की तो यहाँ से क्या मिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये सिचुएशन हो रही है ना। ये कैथोड है, अगर थोड़ा क्लियर करके बना दूँ। और इस तरफ आप लोगों का एनोड है ना, एनोड पर पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब यहाँ पर इसके ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आप फॉल करेंगे तो यहाँ से क्या मिट होंगे, इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी मिट होंगे। ये कल बात होगी थी ना, सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। जो सरफेस से मिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो विद इन द बॉडी निकलेंगे मेटल की, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सब इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। कल इस पर लंबी चौड़ी बात हुई थी। हालांकि हम इसके ऊपर जो लाइट फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मेटल भी सेम है, लेकिन जो निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्योंकि सारे डिफरेंट कोलिजन करके मिट हो रहे होते हैं। कुछ सरफेस से निकल आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस पर बात हो चुकी है पहले। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर है एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब इन इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर एमीटर जो लगा है उस करंट को नोट भी करेगा, ये एमीटर उस करंट को नोट भी करेगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट कहते हैं। उस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। मतलब ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रही है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट की वजह से हो रही है, नॉट ड्यू टू बैटरी, नॉट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ये वोल्टेज सोर्स की वजह से एमिट नहीं हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं किसकी वजह से, लाइट की वजह से एमिट हो रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि बाकी ये जो मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो लाइट की वजह से हो रही है, नॉट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, आप चेक भी कर सकते हैं। कहते हैं कैसे चेक करेंगे, आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए बैटरी को रिमूव कर दें। अब बैटरी को यहाँ से रिमूव करके देखें तब भी लाइट फॉल करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। तो हम लोग कल पढ़ चुके हुए थे कि इसकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं एज एन इट्स वर्क फंक्शन वहाँ से निकलने के लिए, और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हम कल पढ़ भी चुके हैं। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से जो होता है वो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से नहीं होता। एमिशन में इस वोल्टेज सोर्स का कोई रोल नहीं है, एमिशन में इस वोल्टेज सोर्स का कोई रोल नहीं है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ड्यू टू द लाइट, और लाइट की वजह से कब एमिशन होगी वो भी हम पढ़ चुके हैं। जब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट होगा, तब एमिशन हो रही होगी, अदरवाइज एमिशन होने के कोई चांसेस नहीं है। इसका भी फर्दर एक स्पेशल केस भी मैंने आपको बताया था कि अगर मे वाला आ जाए तो इसमें भी हम ऑप्शन मे चूज़ करते हैं, उसकी वजह आपको पता है। हम तो ज़्यादातर सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की अभी बात करेंगे, ठीक। अच्छा, ये बातें में समझ आ गई। अब वो कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एक करंट फ्लो कर रहा है जिस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, अगर आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, मसला ये कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम तो है नहीं। मैंने लिखा है ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, तो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि वी रिवर्स पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बड़ा आसान सी बात। आप लोगों ने ये काम करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने रिवर्स कर देना है पोलैरिटी ऑफ बैटरी को। मैं थोड़ा सा पोर्शन बनाऊंगा। देखिए, आपको बच्चों याद है थोड़ी देर पहले हम बना रहे थे कि ये आपका एनोड था और ये आप लोगों का कैथोड था। आप लोगों ने मैक्सिमम, ये एनोड था और ये कैथोड था।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करना है। बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब ये है कि एनोड के साथ आप लोगों ने नेगेटिव साइन देना है और कैथोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा देना है। बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होगी ना, तो कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए वी प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल टू एनोड, ये बात भी ठीक है। तो कुछ कहते हैं वी प्रोवाइड पॉजिटिव पोटेंशियल टू कैथोड, वो बात तो वही है ना। अगर अब ये लाइन आपको समझ आ गई, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, तो आप लोगों ने एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना है, कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, एक कंसेप्ट। दूसरी बात ये कि जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे? बिल्कुल यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन जो है वो बैटरी पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज सोर्स। आप उसको सीधा लगाएं, वोल्टेज सोर्स को ये उल्टा लगाएं, इससे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन उतने ही इमिट होंगे जितने पहले इमिट हो रहे थे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पहले 3 इमिट हो रहे थे तब भी 3 ही इमिट होंगे। लेकिन अब मसला ये हो जाएगा जब बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, जब इमिट तो हो गए, इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो गए, लेकिन अब क्या हुआ है, जब वो जैसे इमिट हुए, पहले एनोड उनको अट्रैक्ट कर रहा था, पहले एनोड उनको अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि एनोड पॉजिटिव था ना। पहले इनको एनोड अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि एनोड पॉजिटिव था, लेकिन अब एनोड उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब एनोड उनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। मीटर उसी तरह माइंड में पता है, छोटा थोड़ा सर्किट में बना रहा हूँ जितना हमारे काम के, ये बात है, ये बात है। एनोड पहले इनको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब एनोड इनको रिपेल कर रहा है। तो होगा ये इस केस के अंदर जो आई पी किसकी सिंबल है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये पहले भी मैंने लिखा, आई पी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस केस में आप लोगों का डिक्रीज कर जाएगा बट नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बैटरी की जो पोलैरिटी है जब आप रिवर्स करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बट नॉट इक्वल टू जीरो। डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि अब एनोड इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, सपोज करें 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये वाला जो है हमें पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये फिर कहाँ से निकला होगा? सरफेस से निकला होगा। ये सरफेस वाला होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करोगे, आगे से रिपल्शन मिल रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन यूँ समझ लें कि ये वाला ऐसा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, तो ये इस रिपल्शन को ओवरकम नहीं आ सकेगा, रुक जाएगा। लेकिन ये दो तो इस एनोड की रिपल्शन होने के बावजूद उस की रिपल्शन को ओवरकम आके एनोड के ऊपर हिट करेंगे और इनकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा। उस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो मैंने बोला जब बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम तो ज़रूर होगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आगे से अपोजिशन मिल रही है। अब वो कहता है कि हम ये जो बैटरी लगाई है ना आप लोगों ने, उस बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे। किसकी? बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा? इधर जो बैटरी लगी है उसकी वोल्टेज इंक्रीज करने से ये जो एनोड होगा वो मोर नेगेटिव नहीं होता जाएगा। जब बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करने से एनोड मोर नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग इसको यूं भी कहते हैं कि वी प्रोवाइड मोर नेगेटिव पोटेंशियल टू एनोड। तो वही बात है ना, हम एनोड को मोर नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। ये वही कंसेप्ट है कि हम बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज जब करेंगे तो एनोड खुद ही क्या होता जाएगा? मोर नेगेटिव होता जाएगा। उससे ये होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो और कम होता जाएगा। यूँ समय ने समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बेचारा रुका, अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया। वो ये कहता है कि आप लोगों ने इस जो नेगेटिव वोल्टेज है यानी बैटरी की जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते जाना है, इतना इंक्रीज करते जाना है कि अनटिल फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी इक्वल हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो हम कहते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो वोल्टेज व्हेन आईपी मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाए, कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं किसका? स्टॉपिंग वोल्टेज उसे कहते हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल उसे कहते हैं। तो स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सी वैल्यू है? वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। उस व्हेन आई पी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, कॉल स्टॉपिंग वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसी वोल्टेज जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो क्यों हो रहा है वो समझ आ रहा है? मतलब अब जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी एनोड तक नहीं पहुंच सका। समझ आएगी बात की ना? तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम किसका नाम देते हैं? स्टॉपिंग वोल्टेज, या उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं।
तो हम कहते हैं कि जब मैक्सिमम काइनेटिक, जब आपका स्टॉपिंग वोल्टेज आएगी ना, स्टॉपिंग वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रॉन एनोड के सबसे क्लोज आ चुका होगा ना, एनोड के ऊपर पहुंचा तो नहीं है ना इस वक्त, एनोड के क्लोज तो आया ना, ये रिपल्शन को ओवरकम करते करते इस जगह पर तो पहुंचा है, इमेजिन सिर्फ करवाने के लिए कह रहा हूँ, ये तो बहुत पहले रुक गया ना, ये बिल्कुल इसकी इस जगह पर आकर रुका है, लेकिन इस तक नहीं पहुंच सका क्योंकि स्टॉपिंग वोल्टेज आ गई थी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम लाइन ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सरफेस से ज़रूरी तो नहीं एक ही निकले, इलेक्ट्रॉन्स corresponding to stopping potential, इलेक्ट्रॉन corresponding to stopping potential या वोल्टेज, जिन्हें वोल्टेज लिख सकते हो आप इस वक्त, हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बस लाइन अपने पास याद रखनी है। इस बात की फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बता दी है कि जब स्टॉपिंग वोल्टेज आती है, जो इलेक्ट्रॉन एनोड के सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग वोल्टेज या पोटेंशियल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैसे फार्मूला होता है ना, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है ना, हम ई वी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ई वी नॉट लिखेंगे। वी नॉट किसकी सिंबल है, स्टॉपिंग वोल्टेज की या स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1/2m वी मैक्स का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, ई वी नॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज का आप लोगों ने छोटी सी बातें याद रखनी है। इस फार्मूले के कुछ क्वेश्चन आते हैं बड़े बेसिक से, वो मैं एक आध आपको करवा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ आ गया। इसके एक एमसीक्यू तो ये आ होता है ना, इफ वी नॉट में जब भी लिखूंगा मैं वर्डिंग नहीं बोल रहा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होगा। अगर आपसे कहता है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट है, सॉरी, if stopping potential is 5 volt, then find the maximum kinetic energy of electron। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट गिवन है और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है, ई वी नॉट होता है। तो ई दूसरा लिखा रहने दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है, वी नॉट, वी नॉट 5 वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये वो कह रहा है कि इस तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब को बंदा कहता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू माइनस क्या होता है, 19 जूल भी होता है ना। तो अगर आप इसको जूल की फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं तो फिर भी इशू नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 19 जूल हो जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ आएगी बात की। नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 अगर चाहे तो सॉल्व करना है, नीचे मैं कह रहा हूँ 10 लगा दोगे ना, तो 5 इससे क्या हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हुआ, ये इससे कितने टाइम कैंसिल हुआ, 8, तो 8 इंटू पावर क्या हो जाएगा, -19 जूल हो जाएगा। तो मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी आंसर को रख सकते हैं, चाहे तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल होता है। लेकिन इस फार्मूले में अगर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। आपको बात समझ आ गई। इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है ना, रिवर्स क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपसे ये कह दे इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे इस टॉपिक में जब भी के मैक्स का वर्ड यूज़ होगा तो बात ना भी लिखी तो वो इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है, क्योंकि के मैक्स हम इलेक्ट्रॉन की वर्ड सिंबल यूज़ करें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको गिवन हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उल्टा सवाल बोल रहा हूँ, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन हो और आपसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, फिर भी तो वही बात है ना, अब वही लिखोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई वी नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक की वैल्यू पुट कर रही है, ई से कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो 5 वोल्ट के बराबर होगा। बड़ा आसान सा सवाल। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन यूँ आ जाए ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया हो, तो आप सिर्फ इसका ई ख़त्म कर दें, इस फार्मूले में ई ख़त्म कर दें, जो बाकी बच जाता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है। तो 5 ही आया ना, तो आप लोगों ने असल में क्या ख़त्म किया, ई ख़त्म किया ना। तो आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में और आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे,
तो आप सिर्फ इस फार्मूले में से किसको रिमूव कर दें, ई को रिमूव कर दें, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है। फिजिकली कैसे बन जाता है वो देख तो लिया हम लोगों ने, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तब भी वही आंसर आता है। तो अगर आप चाहें तो इस बात को अपने पास डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए बेहतर होता है कि एक दफ़ा आप उसका फार्मूला भी थोड़ा सा देख लें, अगर भूल भी जाए तो फिर आप उधर से सॉल्व कर लेंगे। एक छोटी सी बात और करता हूँ, अभी हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2V मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है। इसके हम लोगों ने बात कर ली। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता ना वी जो स्पीड है, तो क्या बन जाएगा 2 EV0, 2 EV0 हो जाएगा, 2 पर जाकर 2 EV0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये v का स्केयर आ रहा है, तो इसकी अदर साइड पे आप लोगों ने क्या ले लेना है, अंडर ले लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने खुद लिख लेना है, मुझे असल में याद नहीं है। आप लोगों ने ना खुद कैलकुलेटर से ना 2E/m को ना इस सारे को सॉल्व कर लेना, और इस सारे को आप लोगों ने V0 लिख लेना। ठीक है, मेरे असल में भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू माइंड में नहीं है। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। देखिए ना, ये E क्या चीज़ है, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, M क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि चार्ज एन इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना, मतलब इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से आप लोगों ने सॉल्व करके याद रख लेना है। इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करके याद रख लें, और साथ में आपका शॉर्टकट बन जाएगा V0 और इनटू क्या हो जाएगा V मैक्स। अब ये बड़ा अच्छा फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास। ये बातें समझ आ गई, ये तो सारी कांस्टेंट है ना। अब अगर आपका पेपर में सवाल आ जाता है, आपको कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, क्या गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, और आपसे पूछता है उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी तो क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी ना। तो अगर आपसे पूछते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये फैक्टर तो आपने याद किया होगा, अंडरूट स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेके उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। या इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आप लोगों से स्टॉपिंग पोटेंशियल में पूछ लें, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ये चीज़ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। V0 उसने पूछा मैंने, तो आप इसका इस तरफ क्या कर दोगे, स्केयर कर दोगे, तो आपका क्या चीज़ बन जाएगी, V0 हो जाएगा। ये बस सिंपल सी आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो ये जो भी नंबर होगा V मैक्स डिवाइड बाई ये नंबर हो जाएगा। अभी आप अंडर रूट लिखा रहने देना, छोड़ें, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके सारा सॉल्व कर लेना, एंड पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। आखिरी स्टेप में जब इसका आंसर निकाल लोगे ना, पहले नहीं करना वो काम, जब आंसर निकालना है तो आप लोगों ने इधर अंडर रूट खत्म करना है ना, तो जो इसका आंसर आ रहा होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, स्केयर करना है। शुरू में नहीं करना स्केयर, वो गड़बड़ हो जाएगी, ये फैक्टर पावर्स में आता है ना, वो मसला करता है। लेकिन लास्ट स्टेप में आप स्केयर करेंगे तो बड़ा आसान होगा। उसकी वजह ये होगी कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जब आप ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लोगे तब आपको पता होगा वो अंडर रूट V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का अंडर रूट लिखा हुआ है। आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो वो ऑप्शन जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, हाँ इस नंबर का स्केयर करें तो फलां वाला ऑप्शन बनता है, तो वो आप डायरेक्ट चूज़ कर लेंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। बड़ी आसान सी बात भी थी, कोई मतलब इतना टफ कंसेप्ट भी नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो हम लोगों ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के ऊपर भी बात कर ली है। अब हम इसको थोड़ा और समराइज करने की कोशिश करते हैं बातों को। देखिए समरी ये है, समरी ये है, अब ज़रा सुनिए के बाद। समरी ये है कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टेशन था। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्टेशन है। ये फार्मूला भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, ये लिखा है ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, और फ्रीक्वेंसी और इनका आपस में, मतलब इन तीनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और इन तीनों चीज़ों के साथ एक और लिख लें, ये तीनों चीज़ों का होगा नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन तीनों चीज़ों का कोई रिलेशनशिप नहीं है विद किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ।
इस बात को मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर प्रॉपर टेक्निकल वर्डिंग की तरफ चले जाएंगे। देखिए आप एक चीज़ समझें, ये एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आप इसको दे रहे हैं कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, सॉरी दे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निकलने के लिए 2 चाहिए। तो यहाँ से हम सरफेस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ सरफेस को। 3 दिए, 2 निकलने के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो मिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हम सिर्फ अब सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब आप लोगों ने एक की बजाय 2 फोटॉन कर दिए, एक की बजाय 2 फोटॉन किए, तब 1 इलेक्ट्रॉन मिट होगा, 2 मिट होंगे, अब 2 मिट होंगे। लेकिन इस अगर 2 मिट होंगे, इसकी भी एनर्जी आप लोगों ने वही रखी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एक और फोटॉन दे दें तो कितने इलेक्ट्रॉन मिट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मिट होंगे। तो ये जो हम नंबर ऑफ फोटॉन, ये जो हम नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे हैं ना, ये जो हम नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, शायद आपको याद हो, मैं लिखा था इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ, कि जितनी आप इंटेंसिटी यहाँ से लाइट की बढ़ाओगे ना, इसका मतलब आप नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो। तो मुझे तो जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ रहे हैं तो क्या उससे इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मेटल तो वही है ना, मेटल वही है, वर्क फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग दीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होते जाएंगे उतने ज़्यादा क्या मिट होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज़्यादा मिट होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो अमिट हो रहे हैं वो भी उतने, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के हैं ना तब भी ठीक है, मिट लफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है जो मिट हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और उससे नंबर ऑफ सॉरी फोटॉन ज़्यादा होंगे, ये फोटॉन ज़्यादा होंगे। जितने फोटॉन ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का नो रिलेशनशिप विद इंटेंसिटी। देखिए आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी को फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काइनेटिक एनर्जी का नो रिलेशनशिप विद इंटेंसिटी, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि क्या फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क पड़ा, इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या इस फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप लोगों की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी तो और चीज़ है ना। इसकी एनर्जी भी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी 3, इसकी अगले की भी कितनी है, 3 है ना। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वैसी ही अलग चीज़ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में समझते हैं ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इन सब की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर हम ये कहें कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और आपसे पूछे किस चीज़ को फ़र्क पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से किस चीज़ को फ़र्क पड़ेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से ना तो काइनेटिक एनर्जी को फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ना को लाइट की फ्रीक्वेंसी को फ़र्क पड़ेगा, और ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ़र्क पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं हो रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा ना। और ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इंक्रीज करना नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब पहले अगर एक फोटॉन आ रहा था, अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, बतदाद बढ़ रही है, और उससे जितने फोटॉन ज़्यादा हिट करेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिट भी उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लिख सकते हैं ना, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वैसे मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी के साथ आप आई नाट लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी के साथ आई नाट, आई नाट का मतलब क्या होगा, नॉट डिपेंड। इस तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नीचे वी नाट है इसका ना, ये नाट का मतलब क्या होता है, नॉट डिपेंड होता है। कि ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं
और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो उससे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे करंट भी उतना ज़्यादा होगा। एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इन्हीं चीज़ों का ग्राफ। अगर आपका ग्राफ आ जाए फ्रिक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी, कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बताएं फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए फ्रिक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही। ये बात आपको समझ आ ही रही होगी ना। इसी तरह अगर हम और ग्राफ प्लॉट करें, इस एक्सिस के लॉन्ग में अगेन इंटेंसिटी ले लो, इस एक्सिस के लॉन्ग में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो। तो मैंने क्या बताया कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस तरह आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का और इंटेंसिटी के साथ अगर हम बात करें तो कोई लिंक नहीं है। तो इंटेंसिटी जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाएं, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे होंगे उस मटेरियल के स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि फ़र्क किस चीज़ को पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। आई पी आगे लिख सुन, आई पी मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर हम ये काम कर लें, फिर इस एक्सिस के नाम वही अपनी इंटेंसिटी प्लॉट करें और इस एक्सिस के नाम हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट करें, तो इनका आपस में ग्राफ कौन सी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वैसे एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये रिलेशन भी कब होल्ड करेगा, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब फोटो इलेक्ट्रॉन कब मिट होंगे, हमेशा तो मिट नहीं होंगे, वो कब मिट होंगे, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें कब एग्जिस्ट करती हैं, ये सारे रिलेशन, ये वाले रिलेशन तीनों आपस में, ये वाले जो इंटेंसिटी के फार्मूले हैं सारे कब एग्जिस्ट करते हैं, जब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, एफ नॉट हो। मतलब इलेक्ट्रॉन मिट तो हो रहा हो ना। जब इलेक्ट्रॉन मिट ही नहीं हो रहा तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं, तो फिर तो कोई ग्राफ, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जनरल सी वैसे बात है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये हर जगह ऐसा हो रहा है। इस पूरा टॉपिक शुरू कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा तो फिर तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं। ये मैंने वैसे एंड पे लिख दिया है कि ये रिलेशन भी तभी होल्ड करेगा, ये और बाकी भी, ये वाले भी सारे, ये कब होल्ड करेंगे सारे रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशन तभी होल्ड करेंगे जब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की मिशन हो तो सही ना पहले। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मिशन ही नहीं हो रही तो फिर बाकी चीज़ों का तो कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत सिंपल से रिलेशनशिप का आपको आइडिया हो गया कि इंटेंसिटी के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, और इंटेंसिटी के बढ़ाने से बेसिकली क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही होंगी, क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही, वो आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आइंस्टाइन है ना, उसने क्वांटम थ्योरी में जो कुछ वर्ड यूज़ किए थे। वैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन अगर हम उस आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी की बात करें ना, आइंस्टाइन ने जो क्वांटम थ्योरी दी उसमें एक दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट उसका मेन जो पॉइंट्स है वो ये था कि इलेक्ट्रॉन विल अब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन विल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल फोटोन, इलेक्ट्रॉन विल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल फोटोन एट ए टाइम। यानी एक वक्त में इलेक्ट्रॉन विल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल फोटोन एट ए टाइम। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये कोई मेटल है ना, आप इसके ऊपर एक फोटॉन स्ट्राइक करवा रहे हो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक वक्त में कितने फोटॉन से, एक फोटॉन से एनर्जी लेता है। ये फोटॉन आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे कितने फोटॉन से एनर्जी लेगा, एक ही फोटॉन से एनर्जी लेगा। पार्टिकल नेचर का मतलब ये होता है ना कि इस वक्त इसके साथ एक ही पार्टिकल आकर हिट कर रहा है, ठीक है। ये आइंस्टाइन ने पहली बात की थी, इलेक्ट्रॉन विल अब्जॉर्ब एनर्जी
फ्रॉम ए सिंगल फोटोन एट वन टाइम, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें वही पुरानी बात कि इसने कहा था कि लाइट जो है हैव पार्टिकल नेचर, लाइट हैव पार्टिकल नेचर, कि लाइट की जो पार्टिकल नेचर इसने अज्यूम की थी। और लाइट की अगर पार्टिकल नेचर हो तो पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, यूँ लाइट आ रही है ना तो यूँ पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। अगर वो अमिट पैकेट की फॉर्म में हो रही है तो जो चीज़ ऑब्जर्व करेगा बॉडी वो भी इसको पैकेट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करेगा ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसने ये कहा था कि एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट जो है ना, एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट जो होगी, लाइट कह लें या एनर्जी कह लें, एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट या एनर्जी इज ए डिस्क्रीट प्रोसेस। डिस्क्रीट जो लफ्ज़ किताबों में लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि पैकेट्स की फॉर्म में होगी ना, कि एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एनर्जी इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस। अब डिस्क्रीट प्रोसेस का मतलब ये होगा कि वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी, पैकेट्स की फॉर्म में होगी। बाकी इसने अपनी क्वांटम थ्योरी में जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन तो हम थोड़ी देर पहले लिख चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस कौन सा हो जाएगा, वर्क फंक्शन, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैं दोबारा थोड़ी सी बात कर, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये इसने अपनी इक्वेशन दी थी उसके बाद, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस 5। बुक में आपको याद है ना, पंजाब और केपी के दोनों में जो स्पेशल केस लिखा है वो मैं लिख देता हूँ। स्पेशल केस ये है कि अगर आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो किसकी क्लोज है, ज़ीरो हो जाए। अगर आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ ज़ीरो पुट कर दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाए तो एच एफ माइनस 5 हो जाएगा। योर 5 बिकम इक्वल टू एच एफ। इस बात की मीनिंग आप समझे। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन चूज करना है। हालांकि हम वैसे तो कहते हैं फाइव इक्वल एच एफ नॉट होगा, लेकिन यहाँ पर फाइव इक्वल एच एफ है। इस बात का मतलब बड़ा सिंपल सा है। इस बात का मतलब ये है, ये बात समझ आइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो हो तो फाइव इक्वल टू एच एफ भी करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ नॉट होता है, ये बात ख्याल रखनी। अगर ये गिवन हो तो ये ऑप्शन चूज करना। वैसे 5 पूछे तो एच एफ नॉट होता है। छोटी सी बात याद रखें, मैं समझाता हूँ। देखो इस मैटर का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कह रहा है कि आप इसको जो एच एफ दे रहे हो ना, अगर वो भी कितनी हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, आप दे भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे हो एच एफ, इसका वर्क फंक्शन भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इस एच एफ में से 5 को माइनस करते हैं तो 2 माइनस 2 आंसर क्या हो गया, 0 ही हुआ। तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे अक्सर जल्दी में कंफ्यूज होकर वो समझते हैं कि एच एफ तो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसके मीनिंग थोड़े डिफरेंट है ना, कि अगर आप जो दे रहे हैं वो एच एफ है, वो इसके बराबर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। बड़ा बेसिक सी बात है, कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं है। इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी जो सेकंड थ्योरी है, ये तो क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स है ना, इसमें एक पैराग्राफ जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में भी लिखा हुआ है, उसको भी 2 मिनट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये बहुत आसान टॉपिक है, बस बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली। किसका किसके साथ रिलेशनशिप है बस यही पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पहली बात तो ये याद रखें, ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है, ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ये जो थ्योरी थी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी थी, ये नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये थ्योरी में क्या मसाइल हैं, इसका पहला मसला ये है कि इस थ्योरी में लाइट की वेव नेचर लेते हैं। मैं ज़्यादातर फिजिकल एक्सप्लेनेशन में तब नहीं जाऊँगा, बस पॉइंट्स लिखूँगा। इसमें वो लाइट की वेव नेचर लेते हैं। लाइट की वेव नेचर का मतलब ये होता है, लाइट की जो एनर्जी है ना, एनर्जी एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन जो होगी, एनर्जी एमिशन अब्जॉर्प्शन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आइंस्टाइन ने क्या कहा था
कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल का मतलब ये था कि एनर्जी या लाइट की इमिशन या एब्जॉर्प्शन इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस। डिस्क्रीट मतलब अलग-अलग पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। इन्होंने कहा एनर्जी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है ना। ये लोग ये समझते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी के साथ क्या लिंक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये लोग ये कहते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। इस थ्योरी का ये कंसेप्ट अब एमसीक्यू में ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपके एमसीक्यू आ जाए ना कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी का कौन सा लिंक है इंटेंसिटी के साथ, तो हम बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये वो कह दे अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है, या जनरल क्वेश्चन आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, या इवन जनरल क्वेश्चन भी आ जाए। जनरल क्वेश्चन आ जाए कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो यूँ क्वेश्चन आ जाता है ना, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जनरल क्वेश्चन आ जाए कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये जनरल बात भी यही है और क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है। जनरल बात भी यही है और क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है क्लासिकल फिजिक्स का ना, और क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन बच्चों अगर जनरल क्वेश्चन ना आए, वो आ जाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, वो लोग देखें ना, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये गलत आइडिया दे रहे थे ना। ये कहते थे कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगी। मतलब अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं तो इनका ये ख्याल था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर सेंड किया है, वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हम सॉल्व कर रहे थे, वो कह रहा है कि इसका आंसर 5.92 इंटू 10⁻⁵ बनता है। यानी ये जो शॉर्टकट है ना, 5.92 इंटू 10⁻⁵ होगा। इसका देख लीजिएगा, ये आंसर आता होगा, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये आपको बात समझ आ गई कि मैं कर रहा था कि आपके पास अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशन होगा है नहीं, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू आ गया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होगा, हम कहेंगे इंक्रीज करेगी। कर नहीं रही, लेकिन इस थ्योरी को लगता था कर रही है। यही तो वजह है कि ये थ्योरी नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये गलत थ्योरी थी। इस थ्योरी वालों को लगता था कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक बात होगी। दूसरा इनका मसला ये था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एफ लेस एन एफ नॉट हो तो क्या एमिशन होगी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी या अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, या जनरल क्वेश्चन आ जाए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एफ लेस एन एफ नॉट पे कोई एमिशन नहीं होती एमिशन। पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के लिए चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही है तो कोई एमिशन नहीं होगी। ये थ्योरी कहती है इफ एफ लेस देन एफ नॉट हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि जनाब एमिशन होगी, लेकिन डिलेड एमिशन होगी। कल याद है मैं काफ़ी एक बात पे बार बार रिपीट कर रहा था कि डिलेड एमिशन का कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है। डिलेड एमिशन अब ये ना समझे कि सरफेस से जो मिट होते हैं और जो कुलियन करके मिट होते हैं, कुलियन वालों को डिलेड एमिशन कहते हैं। डिलेड एमिशन और कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ाने लगा हूँ मैं, ठीक। तो अगर एफ लेस एन एफ नॉट हो तो यहाँ पर जो एमिशन होगी, ये थ्योरी कहती है, हम क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो लोग हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लोग कहते हैं डिलेड एमिशन होगी। हमें पता है एमिशन नहीं होगी। ये क्यों कहते हैं डिलेड एमिशन, वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए ना कि इनको क्यों लगता था डिलेड एमिशन होगी। ये कहते हैं देखें, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सपोज करें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कहते हैं ठीक है, आप जनाब इसको दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि योर एफ लेस एन एफ नॉट है, ये एनर्जी लिखी हुई थी, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर तो सकते हैं ना। आप दे रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको निकलने के लिए कितनी चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो अगर उसको निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो क्या यहाँ से मिशन होगी? यहाँ से मिशन पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी या अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगी। ये थ्योरी क्या कहती है? क्योंकि आइंस्टाइन ने तो क्या कहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक ही फोटॉन से एनर्जी लेगा, इसको निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, फोटॉन के पास कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ। आइंस्टाइन कहता था एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन से एनर्जी लेनी है, अगर सफिशिएंट होगी तो बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज बाहर नहीं निकलेगा। इसकी एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इमिशन नहीं होगी, और असल में भी इमिशन नहीं होती, क्योंकि एफ लेस एन एफ नॉट पे इमिशन नहीं होती। ये लोग कहते हैं डिलेड इमिशन होगी। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसलिए कहते हैं ये पैकेट शैकेट वाली बात तो है ही नहीं। ये कहते हैं कि एनर्जी की एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कहते हैं ठीक है, कोई नहीं मसला, अगर इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए निकलने के लिए, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेता रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ले रहा है। 1 ली, 1.1, 1.2, क्या लिखा हुआ है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूस हो रही, 1.1, मतलब लाइट का फॉल करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास छोटा सा डब्बा, उसने एक बैग लिया, उसके अंदर एनर्जी भरता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी होगी तो मिट हो जाएगा। मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, उसको निकलने के लिए कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी कांस्टेंट अब्जॉर्ब कर रहा है, जब पूरी हो जाएगी तो यहाँ से मिट हो जाएगा। दिस मिशन इज कॉल्ड डिलेड मिशन। यानी इनका ये ख्याल था कि एफ लेस एन एफ नॉट पे कौन सी मिशन होगी? डिलेड मिशन होगी। क्यों डिलेड मिशन होगी? क्योंकि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन एंड मिशन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। आइंस्टाइन ने इस बात को कहा, ऐसा, और असल में ऐसा नहीं हो रहा था। ये लोग कहते थे ना ऐसा होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स कहते थे ऐसा नहीं हो रहा है, एफ लेस एन एफ नॉट पे मिशन होती नहीं है। लेकिन अगर आ जाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एफ लेस एन एफ नॉट पे कौन सी मिशन होगी? डिलेड मिशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी या अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिजल्ट्स, एफ लेस एन एफ नॉट पे कोई एमिशन नहीं होगी। बड़ी आसान सी बातें हैं, वही एफ एस सी वाली बातें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ना, रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वो तो सही बात कर रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है इस चीज़ से किसी तरह की कोई एमिशन पॉसिबल नहीं होगी, यानी डिलेड एमिशन भी नहीं होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिलेड एमिशन होती है। क्लियर होगी बात? तो ये क्यों डिलेड एमिशन कह रहे हैं? क्योंकि कंसेप्ट ही रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। ये लाइट की कौन सी नेचर ले रहे हैं? वेव नेचर ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। चलें जी, यही दोनों थ्योरी का कंपैरिजन था। मैंने दोनों थ्योरी को कंपेयर कर दिया। एक दो और मैं आपको चीज़ें करवा देता हूँ जो ग्राफ से रिलेटेड हैं। वो थोड़े से एडवांस लेवल की बातें हैं, चांसेस तो कम होते हैं इस तरह की चीज़ों के पूछने के। बाकी शायद वो नम्स वगैरह में हो सकता है, या यूएचएस में भी ये चांसेस तो बन सकते हैं ना कि वो आपका जो पेपर है, क्योंकि अब अच्छी खासी मूवमेंट चल रही है कि टेस्ट बहुत आसान अगर आया तो जो बच्चों के जो रिपीटर वगैरह थे उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी ना, तो शायद इस सफ़र टेस्ट थोड़ा अच्छा दे दें, ताकि वो जो बात एक मार्केट में चल रही है कि मार्क्स डबल हो गए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, हमने बहुत अच्छा पढ़ लेना था, तो वो मसले हैं। इसलिए आप अपने पेपर की तैयारी तो वैसे अच्छी करके जाएं। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एच एफ माइनस फाइव होता है ना, मैं थोड़ा सा इसको बदलता हूँ, एच एफ माइनस फाइव। लेकिन एच एफ किसकी एनर्जी है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ना, तो इसको मैं ई भी लिख सकता हूँ। ये सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हैं, ये सारी जो है वो कौन सी, कल लिखा था ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म है। अच्छा चलें, ये पता चल गया, इसको ई भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम पता नहीं ई इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, के मैक्सिमम किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन की चीज़ है। ये किसकी चीज़ है? लाइट की बात है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आज ही हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ई वी नाट होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नाट की इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नाट होता है, यहाँ से अगर मैं वी नाट कैलकुलेट कर लूँ तो वी नाट किसकी इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक मैक्स डिवाइडेड बाई ई नहीं हो जाएगा? यानी वी नाट जो होगा वो काइनेटिक मैक्स बाई ई के इक्वल हो जाएगा। बड़ी आम सी बात है। इसको यहाँ पर पुट कर दो, इसको इधर पुट कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक मैक्स डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू ई माइनस फाइव।
ये बात समझ आ गई। ये एच एफ माइनस फाइव जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। एच एफ माइनस फाइव लिख लें या ई माइनस फाइव लिख लें, मर्जी आपकी। इस ई को अगर मैं ये हम लोगों ने सॉरी काइनेटिक की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बल्कि ये फॉर्म ठीक है, वैसे फॉर्म याद रख लीजिएगा, हम इसकी में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, यानी इस फार्मूले में काइनेटिक की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनने के। ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव हो जाएगी। ये मैं इक्वेशन जो लिखता जा रहा हूँ ना, आप लोगों ने माइंड में रखनी, ये सारी इक्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ही बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर वी नॉट को मैं अलहदा कर लूँ तो वी नॉट किसकी इक्वल हो जाएगी, ई बाई ई माइनस फाइव बाई ई। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, वी नॉट इक्वल टू, ये फाइव किसकी इक्वल होता था, एच एफ बाई ई, ठीक है, एच एफ बाई ई इंटू ई एच एफ होता है ना, फाइव बाई ई हो जाएगा। समझ आ रही बात है, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये ना हो जाएगा आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव पे रहें, ये सारी उसी की फॉर्म है। मतलब अगर कभी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आएगा, इस एफ को लेमडा की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। अगर इस एफ को लेमडा की फॉर्म में लिखूंगा तो बन जाएगा एच सी ओवर ई लेमडा माइनस फाइव बाई कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। बस हमने जो काम करना था उस पर हम पहुंच चुके हैं। हमारा काम इतना ही था, इस इक्वेशन तक आना। इस इक्वेशन तक आना क्यों मकसद था, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी पे हम आ गए, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। मैं बच्चों जो ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, वो मैंने जो ग्राफ बनाना था वो बेसिकली मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्सेस वन ओवर लेमडा ग्राफ बनाना था। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्सेस वन ओवर लेमडा, वो हमें नज़र आ रहा है कि वी नॉट का वन ओवर लेमडा के साथ कौन सा रिलेशन आपको नज़र आ रहा है ना। देखिए ना, वी नॉट का अगर आप यहाँ से देखें तो वी नॉट का लेमडा के साथ वन ओवर लेमडा के साथ इन्वर्स रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेमडा किसकी वेवलेंथ है, जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है ना। तो जितनी लाइट की वेवलेंथ कम होगी, ये वही बात है फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में समझ, जितनी लाइट की वेवलेंथ कम होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। अगर नहीं समझ आता तो यूँ सोचो ना, लाइट की वेवलेंथ कम होगी, लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो वापस चले जाओ ना, लाइट की वेवलेंथ कम होने से लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मैंने बात की, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि ये कोई नई बात आ गई, वही पुरानी बात है, वापस घुमा फिरा के आप फ्रिक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी की तरफ चले जाओ ना। तो वी नॉट का लेमडा के साथ इन्वर्स है, लेकिन वी नॉट का वन ओवर लेमडा के साथ तो कौन सा है, डायरेक्ट है ना, वन ओवर लेमडा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका वही ग्राफ बनेगा जो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ था, सेम। ठीक है, तो यही बातें आप लोगों ने दोबारा याद रख लेनी। ये वन ओवर लेमडा है, ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ था, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वन ओवर लेमडा था ना यार, ये वही ग्राफ है, थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी चेंज है जिसका मसला है ना, उसी चेंज को करवाना है। बाकी कंसेप्ट वही है, ये कब एमिशन होगी कब एमिशन नहीं होगी पता है ना, वो लेमडा की फॉर्म में लिख रहा था वन ओवर लेमडा, ये होगा वो होगा, एमिशन होगी नहीं होगी वो आपको पता है। इधर एमिशन नहीं हो रही, ये एमिशन नहीं होगी, ये सारी बातें वही है। कुछ बातें चेंज हैं जो हमने करनी है, वो चेंज क्या है, क्योंकि बच्चों को गलती ये लगती है, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्लेस कर दें, कोई ग्राफ को फर्क नहीं पड़ा, ये एमिशन जोन ये नो एमिशन जोन, कुछ बातों को फर्क पड़ गया। वो कुछ बातें कौन सी हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वन ओवर लेमडा ग्राफ की जो स्लोप होगी वो तो वो वाली नहीं होगी ना जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वन ओवर लेमडा थी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ लिख दूं डायरेक्ट, और यार ये ग्राफ है ना वी नॉट और वन ओवर लेमडा ग्राफ, इसकी स्लोप क्या होगी, वन ओवर लेमडा का ग्राफ तो बन गया, इसकी स्लोप किसकी इक्वल होगी, एच सी बाई ई नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। जो पिछला था, अगर शायद मुझे पेज में मिल जाए, जिसके चांसेस तो कम है लेकिन ढूंढ लेते हैं, इधर ही रखे हुए थे सारे पेजेस। देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना,
अक्सर लोग इस ग्राफ देखें, शेप देखें, दोनों की देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की स्लोप डिफरेंट है। दोनों की क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है? स्लोप डिफरेंट आ रही है। अगर आप नोट करें तो इसकी स्लोप एम जो थी, वो स्लोप मैंने किसकी कुल बताई थी? एच सी थी ना। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ ग्राफ जो था, इस ग्राफ की जो स्लोप थी वो किसकी इक्वल थी? एच सी थी। क्या स्लोप थी? एच सी थी। शेप देखें, ये वाली शेप और ये जो अभी आप ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ की शेप बिल्कुल सेम है। दोनों ग्राफ की शेप सेम है। फर्क क्या है? दोनों की स्लोप आप लोगों के पास क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, ठीक है ना। और इसका जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट था, इसका वाई इंटरसेप्ट जो था वो फाई था। इसका वाई इंटरसेप्ट आप लोगों के पास फाई था, एच सी बाई लेमडा नॉट था। एक क्या डिफरेंट है? स्लोप डिफरेंट होगी। स्लोप डिफरेंट होगी ना, इसकी स्लोप एच सी है, इसकी स्लोप क्या एच सी बाई ई है। दूसरा, दोनों का वाई इंटरसेप्ट भी डिफरेंट होगा। इसका वाई इंटरसेप्ट फाई था, इसका वाई इंटरसेप्ट ये होगा ना, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, इसका फाई बाई ई होगा। कौन सा होगा? फाई बाई ई होगा। तो ये जो बात मैंने करवाने के लिए पूरा पेज आप लोगों को लिख के दिया है कि ताकि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद ग्राफ की शेप सेम होगी तो बाकी चीज़ें भी सेम होगी। तो इसको मैं वाई खाली लिख दूँ ना, वाई समझ आ गया, वाई इंटरसेप्ट। तो अगर इस ग्राफ का आपसे वाई इंटरसेप्ट पूछेगा, वाई इंटरसेप्ट, तो आपको अब तो हमने डायरेक्ट रूल बना लिया ना, क्योंकि मुझे पता था ग्राफ ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने वो इक्वेशन से करवा दिए थे। तो ये बच्चों फाइव बाई ई होगा। मतलब इस केस में अगर यहाँ पर पूछता है कि आपके पास वर्क फंक्शन जो लिखा हो, क्या वो वर्क फंक्शन होगा? वो वर्क फंक्शन नहीं होगा, वो फाइव बाई ई होगा। उसको वर्क फंक्शन बनाने के लिए आप यूँ समझ लें कि अगर हम फाइव बाई ई को ई से मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी वो आपका वर्क फंक्शन नहीं होगा। इन शॉर्ट बस इतना याद रखना कि यहाँ पर इस केस में वर्क फंक्शन नहीं होगा, बल्कि वो बेसिकली यहाँ पर जो लिखा होगा वो फाइव बाई किसकी इक्वल होगा? ई की इक्वल होगा। दैट इज नॉट वर्क फंक्शन। तो आपसे वही पूछेगा इसका वाई इंटरसेप्ट बताएं, तो आप लोगों ने देखना है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो फाइव बाई ई के इक्वल होगा। बड़ी आसान और छोटी छोटी सी बातें हैं। ये बच्चों आप लोगों ने याद भी रखनी है कि ये जो बेसिक ग्राफ था आप लोगों का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि इसको जितने पॉसिबल वे से बना सकता हूँ उतने पॉसिबल वे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब जो बाकी बुक में गिवन ग्राफ्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, वो तो हम करेंगे ज़ाहिर है। तो अभी मैं थोड़ी सी बात कर रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ना, कि वी नॉट किस पे डिपेंड करता है। तो वी नॉट की डिपेंडेंस एक तो आपको समझ आ गया हो गया। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी ना, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोगों ने याद रखना है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, एक तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना। इस फॉर्मूले से देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे अगर कर रहा है यार, तो वेवलेंथ पे भी तो डिपेंड कर ही रहा है ना। फर्क सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वेवलेंथ के साथ कौन सा है? इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन और वेवलेंथ के साथ कौन सा इनवर्स रिलेशन है? दूसरा आप देख लें, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वर्क फंक्शन के साथ भी तो लिंक बन रहा है। ये क्या चीज़ है? वर्क फंक्शन है, माइनस साइन आ गया। जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, इस माइनस साइन की वजह से उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल कम नहीं होगा। माइनस साइन है ना यार, तो माइनस साइन में जो डायरेक्ट लग रहा होता है वो इन्वर्स होता है ना। जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना कम होगा, माइनस साइन की वजह से इन्वर्स रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। और वर्क फंक्शन के साथ अगर आपका कभी इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन आ जाए, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका इसके साथ भी कौन सा बनता है? इन्वर्स रिलेशन है। और इसके साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है। इसके साथ तो सीधा सीधा इन्वर्स लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ इन्वर्स हम लोगों ने वो जुगाड़ से बनाया। जुगाड़ से समझ आ गया ना क्यों कह रहा हूँ बनाया? क्योंकि वो माइनस साइन था ना, माइनस साइन की वजह से हम लोगों ने कर लिया। और इसके साथ इसका कौन सा रिलेशन बनता है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैंने सारा कुछ तो लिख दिया। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा, वेवलेंथ को इंक्रीज करने से वर्क फंक्शन कम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। वेवलेंथ साथ इन्वर्स रिलेशन, वेवलेंथ को इंक्रीज करने से कम होगा, इन्वर्स लिखा हुआ ना। और जितना किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, अगर मेटल है ना डिफरेंट, जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा
उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इस बात को फिजिकली समझना चाह रहे हैं तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा भला, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना। वर्क फंक्शन ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी कम ही चाहिए होगा। समझ आ रहा है? ये मैं समझा रहा हूँ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ना यार, ये समझो ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू HF-5 है या नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो क्या होगा, कम ही होगा। तो क्या लिखा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ाने से इन्वर्स रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ाने से इन्वर्स का मतलब क्या होगा, इसने कम होना है तो कम हो रहा है ना। क्यों कम हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी ना माइनस की वजह से। जब ये कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने भी तो क्या हो जाना है, कम ही हो जाए। उम्मीद है समझ आ रही है आपकी बात। एक और ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने देखा स्टॉपिंग एनर्जी का 1/लैम्डा के साथ ग्राफ। तो अगर आपका कभी ग्राफ आ जाए ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा ग्राफ आ जाए, तो वो आप लोगों ने याद रखना इन्वर्स रिलेशन की वजह से इनका ग्राफ वही हाइपरबोला ग्राफ होगा। ये वाली ग्राफ की शेप होगी हाइपरबोल। वैसे मैं ग्राफ के टाइम नहीं है, मैं मैच नहीं करवाता, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो इन्वर्स में जब पावर 1 भी हो ना वो हाइपरबोला ही बनता है। लेकिन असल तरीका तो वही है कि हम उसकी इक्वेशन लिख के कंपेयर करें। तो हम वो इक्वेशन हाइपरबोला की लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ऐसे नॉर्मली यही होता है कि अगर इन्वर्स रिलेशन हो, इधर पावर 1 हो इधर पावर 1 हो, तो उसकी शेप यही बनती है, हाइपरबोला शेप होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/लैम्डा का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। कौन सी स्ट्रेट लाइन होगा पता नहीं, थोड़ी आगे से शुरू होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का ग्राफ की अगर शेप आपसे पूछता है तो इसकी जो शेप बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, वो कौन सी शेप बनेगी, हाइपरबोला इसकी शेप होगी। बड़ी आसान सी बातें हैं। अब बच्चों हम वापस आ जाते हैं अपने जो टेक्स्ट बुक में ग्राफ्स हैं उनकी तरफ। हमारे टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ्स हैं उनके कुछ केसेस हैं, उन केसेस को जल्दी से कोशिश करते हैं वाइंड अप हो जाए। उनमें पहला जो ग्राफ बना हुआ है उसमें ये कंडीशन गिवन है, जो लाइट यूज़ हो रही है इंटेंसी लाइट की होती है, जो लाइट यूज़ हो रही है वो डिफरेंट इंटेंसी की यूज़ हो रही है, यानी जो लाइट यूज़ हो रही है उसकी इंटेंसी डिफरेंट है। और उसने ये कंडीशन बता दी है कि I2 इंटेंसी ज़्यादा है I1 से। अगर आपको सारी पिछली बातें पता है तो अब आपके लिए हलवा है ग्राफ F1 इक्वल टू F2 से, यानी जो लाइट यूज़ कर रहा है उसकी इंटेंसी डिफरेंट है लेकिन उस लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम है। लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है, लाइट की एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आपको डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करके देगा और आपसे पूछेगा इन ग्राफ्स में बताएं करेक्ट ग्राफ कौन सा। तो ग्राफ को ज़रा समझने की जल्दी से कोशिश भी करनी, टाइम नहीं ज़्यादा इस पर लगाएंगे हम लोग। ये ज़ीरो, इस तरफ वोल्टेज पॉजिटिव, इस तरफ वोल्टेज नेगेटिव। वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब ये समझें कि आप लोगों ने इस वक्त एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि एनोड अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको शुरू वाला सारी चीज़ें माइंड में है, एनोड अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मुझे फर्स्ट पेज मिल जाए ना, मैं फर्स्ट पेज की तरफ जिसमें मैंने वो बेसिक डायग्राम बनाई थी ना, असल में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसी डायग्राम से लेंगे। ये वाली चीज़ है, ये जो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है V पॉजिटिव, इसका मतलब है एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। V नेगेटिव का मतलब क्या है, V नेगेटिव का मतलब ये है कि आप लोगों ने एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिए। तो V पॉजिटिव में तो क्या होगा, एनोड अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा करंट होगा। लेकिन जैसे आप V नेगेटिव कर दोगे, ये V नेगेटिव का मतलब ये वाला V नेगेटिव है, आप लोगों ने एनोड को नेगेटिव कर दिए तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होना शुरू हो गया। आप लोगों ने वोल्टेज को और बढ़ाया, यानी इसको और नेगेटिव किया। नेगेटिव वोल्टेज है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज है ना। क्यों नेगेटिव वोल्टेज है, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल का जब कंसेप्ट बनाया तो आप लोगों ने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया। वैसे अगर आपसे मतलब पूछे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सी वोल्टेज है, तो हम इसको नेगेटिव वोल्टेज कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नेगेटिव वोल्टेज है, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हुई है ना यार, कि आप लोगों ने एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दी है। तो हम इसको नेगेटिव इस वजह से कहते हैं कि आप लोगों ने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया। तो जब ये वाली वोल्टेज शुरू होगी,
जब ये वाला एंड शुरू होगा तो आप ये वाले कंसेप्ट सारे समझेंगे। वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट कम होते होते क्या होगा, जीरो होगा। क्या इधर सर करंट कम होगा? नहीं, इधर तो क्या हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस साइड पे करंट ज़्यादा होगा, इस साइड पे जाने से करंट कम होगा। बस यही बातें हैं जो आप लोगों ने याद भी रखनी है। तो ये वोल्टेज पॉजिटिव का कंसेप्ट समझ आ गया। एनोड अभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये जो एक्सेस है ये किसका एक्सेस है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सेस है। आई मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया जी। अब ऊपर वाली कंडीशन देखें। कंडीशन ये है कि इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। आपको मैंने 10 दफ़ा पढ़ाया था, इंटेंसिटी डिफरेंट होने से क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। तो मुझे ये बताओ कि क्या इधर मैं एक लाइन लगाऊंगा, दो लाइनें मुझे लगानी चाहिए। दो लाइन का मतलब ये है, ये I2 इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी I1 वाले का है। मतलब कहने का ये है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। तो अगर उसने I2 ग्रेटर देन I1 लिखा हुआ है तो जो चार ग्राफ बने होंगे, मैं तो एक ही बनाऊंगा ना, उसमें पहला इधर से चेक करें, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा गिवन है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनाए। ये किसका एक्सेस है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा गिवन है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनाओ, जिसकी इंटेंसिटी कम है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम बना दो। ठीक है की बात। तो I2 ग्रेटर I1 से, अगर ऐसा हो जाता सवाल, I1 ग्रेटर I2 हो जाता तो फिर ऊपर I1 आता, नीचे I2 आता। जरूरी नहीं दो तीन होते, I1 I2 I3 होते, तीन भी तो हो सकते थे ना। बस ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको ऊपर रखो, ऊपर ज़्यादा रखने का मतलब उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा। जिसकी इंटेंसिटी कम उसको नीचे नीचे लाते जाओ, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होगा। बात समझ आ गई, कंसेप्ट क्लियर है आपको। तीन हो चार हो लाइनें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब अगली चीज आते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है। ये वाला जो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ना, हमें ये तो पता है जब इधर आएंगे तो ग्राफ ने किधर आना है, नीचे आना है। ग्राफ ने क्यों नीचे आना है यार, वोल्टेज नेगेटिव हो गई है। वोल्टेज नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब एनोड अपने आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। अब इस ग्राफ ने नीचे आना है। क्यों नीचे आना है, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। वोल्टेज नेगेटिव का मतलब क्या है, एनोड नेगेटिव हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ने कम होना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहे हैं। अच्छा, अगली बात यहाँ से शुरू हो जाती है, जो लाइट यूज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। लिखा हुआ है सवाल में, जो लाइट यूज हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर यार लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो लाइट यूज हो रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, सेम होगी ना। देखें मैंने बोला था जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल कंसेप्ट ठीक है, खिचड़ियाँ ना मचा के पेपर में आ जाना ना। यहाँ पर जो लिखी हुई है, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी हुई है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी हुई है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन की होती है जो कहाँ से मिट हो रहे हैं, सरफेस से मिट हो रहे हैं। और हम इस टॉपिक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कस कर रहे हैं ना। इसको डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर आपसे पूछे क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सेम होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो किसकी होती है, सरफेस इलेक्ट्रॉन की होती है। ये बात क्यों सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि सब कोलिजन डिफरेंट करके आएंगे ना। तो सरफेस वालों ने तो कोलिजन किए ही नहीं है। जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं वर्क फंक्शन को माइनस करें, बाकी उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की सेम होगी तो ध्यान से पेपर पढ़ना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी सेम होगी। ठीक है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस से एमिट हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन एमिटिंग फ्रॉम द मेटल वो सेम नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंट कोलिजन करके आएंगे। ये बातें आपको समझ आ गई, अच्छी बात है। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, ये मैं खुद जानबूझ के इधर लेकर गया हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ठीक हो। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हमने देखना है कि एस्ट्रोपिक पोटेंशियल सेम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है।
फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख लें, इनको जब एंड करेंगे तो एक ही पॉइंट पे एंड नहीं करेंगे। ये कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये इन दोनों का क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो क्या कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस पूरे सवाल में समझाया उसने क्या कि अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा। ये एक्सेस है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो पूरे ग्राफ की समरी मेरा पुत्र यही बनती है कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई लिंक नहीं है। ये समझाना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई लिंक नहीं है। इंटेंसिटी डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट जिस तरह मैंने कन्वे किया आपको एज इट इज़ ही समझ आया होगा। ठीक है।